हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो यार आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का जो नया वाला मॉडल पेपर आया है जो कि न्यू सिलेबस पे बेस्ड है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और मेरे पिछली वीडियो में मैंने जो है सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर था उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधे चलते हैं अपने मॉडल पेपर पे और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो खंड क है वो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का। और उसमें जो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बहुविकल्पी क्वेश्चन। उसमें से जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है वो ये है कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। और यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, ठीक। और यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन ये है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमको आई निकालना है। तो आई बराबर होता है V/R, ठीक। तो जब इसको रख के हम लोग सॉल्व करेंगे, V के जगह 1.5 वोल्ट और R के जगह 3 ओम, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक। अब हमारे पास चौथा वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा अधिक निर्वात में होता है, ठीक। और अब हमारे यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो ये है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। तो देखिए, उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों, क्योंकि इसमें जो है प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और छोटा बनता है, लेकिन इसका जो क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र, वो बहुत ही अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। इसलिए समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण जो है ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है, ठीक। अब हमारा यहाँ पे जो ख वाला क्वेश्चन है ये है, देखिए सब न्यूमेरिकल, मतलब इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे वो है न्यूमेरिकल। जैसे ये ख वाला हो गया, ग वाला हो गया, ठीक। और यहाँ पे तीसरे का क, ये सब देखिए हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो मैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। नहीं तो अगर मैं इसी वीडियो में अगर न्यूमेरिकल बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक। तो इसके लिए मैं अलग जो है एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा तब। और यहाँ पे देखिए जो हमारा दीर्घ वाले में अथवा वाले क्वेश्चन है, विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, फिजिक्स में 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीनों में देखिए एक होता है विद्युत मोटर, दूसरा होता है एसी डायनमो, तीसरा होता है डीसी डायनमो। ये तीनों क्वेश्चन हर साल तीनों में से कोई एक आता ही आता है। आप चाहे तो हर साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई तीनों में से एक जरूर आया होगा, चाहे एसी आया हो, चाहे डीसी आया हो, चाहे विद्युत मोटर आया हो। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं अपने खंड ख पे जो कि है रसायन विज्ञान यानी कि हमारा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में यहाँ जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो ये है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल, ठीक। और यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन ये है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। तो द्वितीय समूह का सदस्य है Mg। तो यहाँ पे जो हमारा ये प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए, यहाँ पे उदाहरण नहीं उपयोग रहेगा। तो इसमें से जो पहला है धावन सोडा और दूसरा विरंजक चूर्ण। तो धावन सोडा के जो दो उपयोग हैं वो देखिए, पहला उपयोग तो इसका ये है कि साबुन व कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग इसका है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक। अब दूसरा है यहाँ पे विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है वस्त्र उद्योग में किया जाता है यानी कपड़े की फैक्ट्रियों में, और पीने के पानी को शुद्ध यानी रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है यानी ख वाला कि संतृप्त अथवा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि आपका मीथेन हो गया, मीथेन क्या होता है CH4, ठीक। एथेन हो गया, एथेन में क्या होता है CH3 होता है,
ठीक, CH3 और इसकी सिंगल बॉन्ड फिर CH3। तो ये हो गया आपका जो है, ये उदाहरण हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ठीक, क्योंकि देखिए दोनों के बीच में जो है, इस वाले में देखिए दोनों के बीच में कार्बन कार्बन के मध्य जो है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्वि या त्रिक संयोजक बंध होता है, मतलब डबल या सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो जैसे कह सकते हैं एक तो एथिलीन, एथिलीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये हो गया आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वो होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन भी है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका क्या होता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये दोनों जो है हमारे असंतुलित हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक, अब और यहाँ पे हमारा जो ग वाला क्वेश्चन है वो है कि बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से और पूछा जा सकता है। देखिए बेकिंग सोडा और खाने का सोडा दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, और या तो ये खाने का सोडा बनाने की एक विधि तथा उपयोग लिखिए, या फिर ये लिख सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इसका रासायनिक नाम है। तो इस नाम से भी ये दे सकता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि में आपको कोई विधि नहीं लिखना है, सिर्फ एक रासायनिक समीकरण होता है जो आपको लिख देना है, तो उसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें लिखना होगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल, ठीक, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और प्लस अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है इसका। ठीक, तो इतना एक तरफ हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा गिब्स, हमें देगा क्या? ये गिब्स हो जाएगा यहाँ पे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड देगा। ठीक, NH4Cl, ठीक, अमोनियम क्लोराइड प्लस अब ये दे देगा हमें बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक, ये हो गया। आपको बनाने की विधि में सिर्फ इतना ही लिख देना है। और एक उपयोग, तो इसका उपयोग जो है एसिडिटी औषधि बनाने में, जैसे जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो कहते नहीं सोडा पी लो, सोडा से ठीक हो जाएगा। तो प्रतिअम्ल औषधि बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, और यहाँ पे जो पहला वाला है वो है कि एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। ठीक, तो एथिल अल्कोहल जब सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, तो देखिए एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH, यही होता है एथिल अल्कोहल। ठीक, अब इसको हमें सोडियम से विक्रिया कराने हैं यानी Na से। ठीक, तो ये हमें गिब्स में क्या देगा? तो ये हमें देगा सोडियम एथॉक्साइड और H2 ये जो है विस्थापित कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5 प्लस H2। ठीक, अब हमें इसे अगर संतुलित करना है तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसके आगे 2 कर देना है, C2H5 को कर देना है 2C2H5OH, और ये हो जाएगा 2Na। ठीक, और यहाँ पे भी आगे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संतुलित। मतलब जब एथिल अल्कोहल को सोडियम से अभिक्रिया करते हैं तो एथिल मतलब सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वाला है, मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराओ तो क्या बनता है? तो देखिए जब मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो वो मेथिल क्लोराइड बनाएगी। ठीक, मीथेन क्या होता है? CH4, उसको Cl से कराएंगे अभिक्रिया हम, Cl2 से। ठीक, तो ये गिब्स में क्या देगा हमें? ये देगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस HCl। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हो गया। ठीक, ये आपका दूसरा हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा 7वें का ख वाला क्वेश्चन है वो ये है कि मीथेन की जब क्लोरीन से विक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, और मीथेन की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, केवल समीकरण लिखना है। तो जैसा कि क्लोरीन वाला भी मैंने बताया कि जब मीथेन की क्लोरीन से विक्रिया कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड बनाएगा, यानी फिर वही चीज CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। ये हो गया हमारा। जब मीथेन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा। ठीक, अब जब मीथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो देखिए जब मीथेन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वो बनाएगा आपका एक CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और जो है ये उष्मा एवं प्रकाश भी जो है हमें उत्पन्न करेगा। तो देखिए कैसे होगा इसका अभिक्रिया। तो CH4 ये आपका हो गया मीथेन, प्लस 2O2,
2O2 या केवल O2 ही रखेंगे यहाँ पे। तो लेकिन मैं साथ ही साथ इसको संतुलित करते हुए चल रहा हूँ, तो 2O2 ले रहा हूँ, ठीक। तो ये गिव्स हमें देगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी 2H2O, ठीक। ये देगा 2H2O, ठीक। और साथ ही साथ हमें जो ये है ऊष्मा और प्रकाश भी देगा, यानी लाइट और एनर्जी देगा, ठीक। ऊष्मा और प्रकाश, ठीक। तो ये हो जाएगा ऊष्मा और प्रकाश, ठीक। तो जब हम लोग मीथेन का जो है ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराएंगे तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश, ठीक। तो ये हो गया हमारा दोनों समीकरण। और यहाँ पे हमारा जो 8वां है, 8वीं का क, वो ये है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो देखिए जो आधुनिक आवर्त नियम है वो ये कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक। तत्वों के आवर्त मतलब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 8वें का ख वाला क्वेश्चन है कि भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए भर्जन क्या है। तो भर्जन जो है सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को ही भर्जन कहते हैं, ठीक। ये होता है भर्जन। और भर्जन करने पे जो अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ होती हैं वो वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। अब उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कॉपर पाइराइट, जो कि होता है CuFeS2, ठीक। से जब कॉपर का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें जो सांद्रित अयस्क का भर्जन करने पर परिवर्तन होता है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। तो देखिए कॉपर मतलब कॉपर पाइराइट होता है CuFeS2, ठीक। FeS2 ये होता है कॉपर पाइराइट आपका, ठीक। अब इसमें जो है O2 यानी जब ऑक्सीजन की आर्सेनिक और सल्फर की अशुद्धि होती है उसको हम लोग किस तरह निकालेंगे। तो देखिए O2 हमने इसमें किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जो है हमने वो किया, भर्जित किया इसको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे जो हमें ये देगा वो हो जाएगा Cu2S, ठीक। ये हो गया आपका। और ये हो गया आपका क्यूप्रस सल्फाइड हो गया, प्लस और क्या देगा हमें ये, प्लस ये देगा 2FeS फेरस सल्फाइड, ठीक, प्लस SO2, ठीक। SO2 में ये बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हम अगर मान लीजिए इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ पे बस Cu के आगे आपको यहाँ पे 2 लिख देना है तो ये संतुलित हो जाएगा। तो 2CuFeS2 यानी ये जो हमारा जो कॉपर पाइराइट है इसको हमने ऑक्सीजन के उसमें जो है भर्जित किया तो ये क्या बनाएगा हमारा क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड बनाएगा, ठीक। तो देखिए ये हमारा एक भर्जन का क्या समझते हैं मैंने वो बताया, उदाहरण सहित आपको ये जो है मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो ये है कि खाने के सोडा की निर्माण विधि लिखिए। तो देखिए अभी मैंने जो आपसे कहा था कि खाने के सोडा और बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तीनों जो है एक ही होता है। जैसे मैंने अभी कहा था सेम टू सेम, देखिए क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो किया था कि बेकिंग सोडा के निर्माण विधि लिखिए, तो सेम टू सेम वही चीज़ हमें यहाँ भी लिखना है। तो वही हमें क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। तो ये हमें गिब्स अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा दे देगा। तो सेम टू सेम अभी जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया था वही लिखना है। अब यहाँ पे जो ग वाला क्वेश्चन है, घ वाला, कि pH मूल्य से आप क्या समझते हैं और pH मूल्य बराबर 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे मूल्य होगा, यहाँ पे ये मूल्य लिखा गया है, सॉरी। तो देखिए pH पैमाना जो होता है वो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीनता को मापता है, ठीक। ये हम सभी जानते हैं। pH मूल्य जो है किसी विलयन में विद्यमान जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उसके जो सांद्रण यानी H+ का ऋणात्मक लघुगुणक होता है, ये भी हम सब जानते हैं। यदि विलयन उदासीन होता है तो साधारण ताप पर उसका pH मान 7 होता है, ठीक। और जब अगर विलयन अम्लीय है तो उसका जो pH मान होगा वो 0 से ऊपर तथा 7 से कम होगा, ठीक। 0 से ऊपर होगा लेकिन 7 से कम होगा,
0 से ऊपर 7 से कम, ठीक, ये अम्ल होगा तब। और मान लीजिए अगर वो विलयन क्षारीय है तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेके यानी 7 से ऊपर और 14 से कम होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो ये पूछा है कि पीएच मूल्य बराबर 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो वो क्षारीय प्रकृति होगी, ठीक। अब यहाँ हम आ जाते हैं अपने तीसरे वाले खंड पे जो कि हमारा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में देखिए जो हमारा पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो है मुकुलन पाया जाता है। तो देखिए मुकुलन जो है वो हाइड्रा में पाया जाता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रा में, ठीक। अब यहाँ पे जो ख वाला क्वेश्चन है वो है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है कोयला, ठीक, कोयला है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। अब यहाँ पे ग वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, लेकिन जो शुक्रवाहिका है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ पे हमारे जो घ वाला क्वेश्चन है वो है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका आंसर ये चौथा वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और यहाँ पे हमारा जो 10th वाला क्वेश्चन है जीवाश्म को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। तो देखिए जीवाश्म को परिभाषित मतलब देखिए क्या लिखना है हमको कि कुछ जीव लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवित थे, आदिकाल पृथ्वी पर रहते थे किंतु अब नहीं पाए जाते। ऐसे विलुप्त जंतुओं और पौधों के अवशेष या चिन्ह पत्थरों या चट्टानों में दबे हुए मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कभी कभी मिलते ही हैं। तो इन अवशेषों या चिन्हों को ही जीवाश्म कहते हैं। जैसे कि कुछ जीव जो है लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवित थे, जैसे डायनासोर वगैरह, किंतु अब पाए नहीं जाते। ऐसे विलुप्त जानवर और पौधों के अवशेष या चिन्हों जो पत्थरों या चट्टानों के नीचे दबे हुए मिलते हैं, इन अवशेषों या चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। और इसके उदाहरण के साथ इसके महत्व को समझाइए। तो देखो एक उदाहरण इसका ये है कि पृथ्वी पर आदिकाल से आधुनिक काल तक जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। जीवाश्म अध्ययन से ही जीवों के विकासीय संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। एक इसका देखिए महत्व ये भी है कि कुछ ऐसे प्रजातियों का ज्ञान हुआ जो कभी जीवित थी, होता है जो कभी जीवित थी परंतु अब विलुप्त हो गए हैं। एक महत्व इसका ये भी है। और ये भी है कि जीवाश्मों की सहायता से मानव विकास के इतिहास का ज्ञान हुआ, ठीक। तो ये थे जीवाश्म को परिभाषित कीजिए और इसके कुछ उदाहरण। अब हम आ जाते हैं अपने ख वाले क्वेश्चन पे, वायुवीय तथा अवायुवीय श्वसन में अंतर। यानी वायुवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन और अवायुवीय श्वसन मतलब अनऑक्सी श्वसन। तो इसमें अंतर लिखना है। तो देखिए सबसे पहला हम वायुवीय श्वसन के बारे में पढ़ते हैं, हम जानते हैं। तो देखिए वायुवीय श्वसन में जो होता है इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका नाम ऑक्सी श्वसन पड़ा है। और इस क्रिया में जो है इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन होता है, ठीक, वायुवीय श्वसन में। और वायुवीय श्वसन अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है, ठीक। और वायुवीय श्वसन कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। अब हमारा हो जाता है अवायुवीय श्वसन यानी अनऑक्सी श्वसन। तो अनऑक्सी श्वसन में देखिए इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ग्लूकोज अणु का जो है आंशिक विखंडन होता है, यानी पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता, कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और ये केवल कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। तो देखिए मैंने आपको 5 अंतर बताए हैं वायुवीय और अवायुवीय श्वसन के, ठीक। अब यहाँ पे हमारा जो ग वाला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारकों के नाम लिखिए। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि प्रदूषण क्या है और इसके विभिन्न कारकों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे वायु, जल, मृदा आदि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी बदलाव, अवांछनीय बदलाव प्रदूषण कहलाता है। हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, मृदा, जल आदि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय बदलाव ही प्रदूषण कहलाता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, 4 तो मेन होते हैं आपके, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक, और रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन हो गया आपका, और सॉइल पॉल्यूशन। तो कई तरह के पॉल्यूशन हैं यहाँ पे। तो देखिए ये था हमारा 10th का तीनों क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ 11th क्या है, नामांकित चित्र द्वारा मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए अथवा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए कायिक प्रवर्धन और जनन दोनों एक ही चीज़ होता है।
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़े बड़े हैं और इसमें एक परागकण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, परागकण जो है परागकोश में पाए जाते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, मानव का पाचन तंत्र अथवा नामांकित चित्र बनाइए और पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबे हैं, तो मैं ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये पीडीएफ जो है मैं आपको नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और ये सारे क्वेश्चन जो 11th-12th वाला ही आप खुद ही सॉल्व कर लेना, नहीं तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। और यार कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और जो हमारे फिज़िक्स के सारे जो हमारे न्यूमेरिकल हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल उसकी वीडियो जल्द ही यार आ जाएगी। तो सारे न्यूमेरिकल की वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।